जब आपको दुबई में 10,000 दरहम की नौकरी ऑफ़र की गई, मगर आप वापस आए और अपना काम करने का फ़ैसला किया और आज आपके 12 कॉलेजेस हैं। जब मैं दुबई गया तो वो 2500 दरहम की जॉब थी, तो वो शुरू की। जब मुझे वापस आना था तो उससे 5-7 दिन पहले 10,000 दरहम की जॉब ऑफ़र हुई। वो जो एजुकेशन बच्चे फैसलाबाद या लाहौर में ले रहे हैं, वही एजुकेशन जो है हमारा वाले बच्चों या बच्चों को क्यों नहीं देते। आपका ये तजर्बा कैसा रहा जब आपने फैसलाबाद में एक छोटे से इदारे में काम किया? मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि लर्निंग हमेशा जो है ना वो ऐसे इदारों से होती है जहाँ पे डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे लोगों की अप्रोच ये है कि उन्होंने तालीम को कारोबार बनाया हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना शुरू दिन से शौकीन नहीं हूँ पैसे का। मेरा जो मकसद था जो इस एजुकेशन फील्ड में आने का, मैंने पहले ही बताया कि वो था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शोएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिसने 10,000 दरहम की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ी कि वो अपना कारोबार करना चाहता था, और उन्होंने अपना कारोबार किया भी, और आज वो मालिक हैं इंफॉर्मेटिव ग्रुप्स के, और इस वक्त छोटे बड़े शहरों में उनकी 12 से ज़ायद ब्रांचेस हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चेयरमैन इंफॉर्मेटिव ग्रुप मोहतरम राना यासिर साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला। यासिर भाई, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब आपको दुबई में 10,000 दरहम की नौकरी ऑफ़र की गई, मगर आप वापस आए और आपने दोबारा मुड़कर नहीं देखा और अपना काम करने का फ़ैसला किया, अपने कारोबार करने का फ़ैसला किया, और इसी सोच के पेश नज़र आपने इंफॉर्मेटिव ग्रुप की बुनियाद रखी और आज आपके 12 कॉलेजेस हैं। सर, इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश रही है और आगे बढ़े हैं। तो इसी चीज़ को लेते हुए जो है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, उस जॉब को जो है रिज़ाइन करके जब मैं दुबई गया तो दुबई में जो है जैसा कि आप जानते हैं कि एक अच्छी जॉब वहाँ पे स्टार्ट करना हर पर्सन की ख्वाहिश होती है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, वहाँ पे एक जो मुझे जॉब ऑफ़र हुई वो कंपैरेटिवली जो है वो उस लेवल की नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नीयत करके गए थे कि ज़िंदगी में कामयाब होना है। तो वो 2500 दरहम की जॉब थी, तो वो शुरू की। और जब वो जॉब ऑफ़र की, मुझे ऑफ़र हुई, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, अगर तुमने मुझसे जो है यही काम लेना तो मैं ये काम करने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो जॉब करने के बाद जब मुझे वापस आना था पाकिस्तान, तो उससे 5-7 दिन पहले 10,000 दरहम की जॉब ऑफ़र हुई। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह, अगर ये जॉब मैंने करनी है तो मैं ज़रूर करूँगा। तो वो आपको पता है कि जो हमारे दुबई है या सऊदी अरब है, वहाँ पे जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वो फिर आपको प्रोसेस करना पड़ता है, दोबारा पाकिस्तान आना पड़ता है। तो जब मैं पाकिस्तान आया और डेफिनेटली उन्होंने मुझे कहा कि विद इन वीक आपको जो है जॉब ऑफ़र कर दी जाएगी और आप जॉब लेटर मिल जाएगा आपको। तो मैं उनके वेट में था, और ताकि मुझे वो जॉब लेटर जो है ऑफ़र करें। तो मीनवाइल जो है डेफिनेटली वो कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो है दुबई की गवर्नमेंट के दरमियान कुछ क्लैशेस डेवलप हुए, जिसकी वजह से जो वीज़ा प्रोसेस कुछ लेट हो गया। तो मुझे डेफिनेटली उन्होंने जो है कोई 1 माह जो है ना वो उसी प्रोसेस में लगे रहे। मैं रोज़ ही कॉल करता था कि मुझे जो है जॉब ऑफ़र करें। तो मीनवाइल जो एक सोच डेवलप हुई कि अभी तक जो है मतलब हर पर्सन जो है वो कोशिश होती है उसकी कहीं फ़ॉरेन कंट्री में जाके सेटलमेंट होने की। तो क्यों ना आरफला में आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 साल बाद मैं आरफला आया था। तो आरफला की जो अवाम है, जब मैंने देखा कि वहाँ पे क्या हालात हैं, एजुकेशन के क्या हालात हैं, वहाँ पे हमारे जो बच्चियाँ स्पेशली वो जो एजुकेशन ले रही हैं वो किस स्टैंडर्ड की ले रही हैं, तो जब मैंने वो इसको वैल्यूएट किया, और मेरा जो एक कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी था फैसलाबाद में किसी प्राइवेट सेक्टर का, तो जब मैंने सोचा कि क्यों ना वो जो एजुकेशन बच्चे फैसलाबाद या लाहौर में ले रहे हैं, वही एजुकेशन जो है हमारा वाले बच्चों या बच्चियों को क्यों नहीं देते। तो उस नीयत के साथ कि हर पर्सन का राइट है, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं जो है पढ़ लिख गया हूँ, और क्यों ना अपने इलाके की खिदमत की जाए।
तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए जो है जो फिर जो है जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 माह के बाद मुझे जो है ना वो उन्होंने कॉल की दुबई वालों ने कि आप आएँ और आके अपनी जॉब ज्वाइन करें। तो उस वक्त डेफिनेटली मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो वो था कि जो मुझे ऑलरेडी जॉब ऑफ़र हो रही थी, जो मुझे वो कह रहे थे आप ज्वाइनिंग दें, 10,000 जो है दरहम लें, और दूसरा जो प्लान था कि मेरा जो इलाका है इस इलाके की खिदमत करना। तो फिर मैंने जो है तमाम चीज़ें सोचने के बाद, मेरी एज भी डेफिनेट 27 ईयर ओल्ड था मैं, और मैंने जब ये इस एजुकेशन फील्ड में आया तो मैंने कहा बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, अभी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना अभी मौका मिला है तो क्यों ना आरफ अल्लाह की खिदमत की जाए। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था माइंड में, और स्पेशली जब आप इस नीयत से काम कर रहे हो कि आपने लोगों की खिदमत करनी है और इंसानियत के लिए काम करना है और अपना हिस्सा डालना है, कंट्रीब्यूशन देनी है आपने अपने इलाके के लिए, तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि मैंने सोचा और उस सोच को जो है ना प्रैक्टिकली मैंने इम्प्लीमेंट किया आरफाला में, और अपना एक अदारे की बुनियाद रखी मैंने 2013 में। और उसके लिए जो मोटिवेशन थी कि अपना काम करें चाहे रेडी क्यों ना लगा लें, ये मेरे टीचर की जो है ना बात थी, मुझे याद थी कि हमने जो है ना बिज़नेस को, एजुकेशन को प्रमोट करना है, और उसको प्रमोट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका काम जो है ना वो स्टार्टअप किया। बिल्कुल सही। यासिर भी आपने कहा कि जो इदारा डेवलपमेंट स्टेज से गुज़र रहा हो, डेवलप ना हुआ हो, उसमें काम करके बंदा ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा लर्न करना है, क्योंकि वहाँ पे मसाइल ज़्यादा होते हैं और मसाइल होने की वजह से ही आप ज़्यादा लर्न करते हैं। तो आपका ये तजर्बा कैसा रहा जब आपने फैसलाबाद में एक छोटे से इदारे में काम किया? जी, अच्छा, मेरा इस चीज़ पे बिलीव है कि जो है ना लर्निंग हमेशा जो है ना वो ऐसे इदारों से होती है जहाँ पे डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब मैंने एमफिल किया तो एमफिल करने के बाद जो है मैंने सोचा कि क्यों ना जो है कुछ लर्न भी किया जाए। तो उस लर्निंग प्रोसेस में मैंने एक प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया, और वो भी एक बड़ी स्टोरी है कि मैं जब वहाँ पे जॉब के लिए गया तो वो दे हैव क्लियर विजन कि हमने जो है ना जॉब नहीं देनी है डेफिनेटली। और मेरा एक विजन था कि मैंने जो है इस पर जॉब लेनी है, और जॉब इसलिए लेनी है कि मैंने कुछ जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना है। तो इंटरव्यू में जो है उन्होंने मुझसे क्लियर कर, उनका माइंड था कि जो ना ये इनकार ही करेगा तो जॉब नहीं करेगा। तो पहले उनकी कंडीशन थी जो बड़ी टफ़ थी, और प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि आप सुबह 9 से लेकर शाम 9 बजे तक काम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, जब काम करना है और लर्निंग लेनी है तो इसमें कोई इशू नहीं है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जितना टाइम आप किसी इदारे में स्पेंड करते हैं उतनी आपको लर्निंग मिल रही होती है। तो इस माइंड सेट से मैंने जो है ना वो जो है उसको कहा ओके जी मैं जो है ना जॉब करूँगा। सेकंड उनकी कंडीशन थी कि जी आपको जो है ना हमें जो बाहर के काम है, बैंकिंग के काम है या कोई भी लेन देन है, उसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। तो वो भी डेफिनेटली मैंने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। तो थर्ड जो थी वो उनकी थी कि अब बातें तो 2 तो मान गई हैं, तीसरी बात जो थी वो सैलरी की आ गई। उन्होंने कही सैलरी हम आपको जो है ना 15,000 पे करेंगे। मैं कहा जी ठीक है। तो वो जो है ना जॉब ऑफर हुई। तो मैं इस चीज़ पे मानता हूँ कि किसी भी इदारे में एंट्री जो है वो बड़ी मैटर करती है। जब तक आपकी एंट्री ही नहीं होगी तो कैसे आप उस किसी को पता चलेगा कि आपके अंदर क्या हिडन क्वालिटीज़ हैं, क्या टैलेंट है। और वो टैलेंट तभी आप शो ऑफ कर सकते हैं जब आप वहाँ पे जॉब करेंगे। तो वो जॉब वहाँ पे स्टार्ट की तो बड़ा मतलब उसमें मेरे लिए लर्निंग भी थी, और शायद वही लर्निंग को ही मैंने जो है इम्प्लीमेंट किया अपने आरफाला में भी, और उस पर कामयाब हुए। तो उसी इदारे में जब कोई 3-4 माह बाद डिफरेंट टास्क दिए मुझे, उन्होंने टेस्ट किया। पहले एडमिशन ऑफिस में टेस्ट में जॉब जो मुझे कहा काम करें, उसके बाद जो है मुझे जब उन्होंने स्टाफ सेक्रेटरी बनाया तो स्टाफ सेक्रेटरी में मैंने क्या किया कि मैंने फील किया कि 4 से 5 लोग जो है ना वो एक्स्ट्रा हैं। तो वो जब मैंने उनको विद जो है डॉक्यूमेंट्स या विद जो है टाइम टेबल के हिसाब से उनको कहा कि इनके बगैर भी हम इदारा चला सकते हैं, तो वो 2 लाख रुपए की कास्ट कम होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी आपने जो कामयाब होना है तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे अगला पर्सन या कोई भी पर्सन जो है वो इम्प्रेस हो जाए आपसे। तो बात करने का मकसद ये है कि विद इन 6 मंथ उसी इदारे ने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। जो इदारा मुझे जॉब नहीं देना चाहता था, जो इदारा जो है चाहता था कि ये यहाँ से जो है ना वो ना आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह में प्रिंसिपलशिप जब ज्वाइन की 6 माह के अंदर, और उसके बाद जो है ना 3 से 4 माह बाद मैं वहाँ पे और स्टे किया।
मैंने फ़ील किया कि अब जो है यहाँ पे कोई लर्निंग नहीं है और अब जो है ना क्विट किया जाए। तो उसके बाद ही फिर मैं जो है वो दुबई भी गया था। तो वो बात आपकी है कि वो धारा जहाँ पे वीकनेस होती हैं, बेसिकली उसी वीकनेस को आपने दूर करना होता है। अगर वो वीकनेस दूर कर ली जाए तो आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे डेफिशिएंसी थी उस इदारे में, वही डेफिशिएंसी मैंने दूर की, और दूर करने के बाद जब अपने इदारे पे इम्प्लीमेंट की, क्वालिटी को फोकस किया, अच्छा स्टाफ जो है वो हायर किया, स्टाफ को रिस्पेक्ट दी। इवन के ऑफिस बॉय से लेके प्रिंसिपल तक का जो सफ़र था वो सारा मैंने तय किया हुआ था। मुझे पता था कि जो है एक जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, एडमिशन ऑफिस के क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्टाफ के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और जो स्टाफ और प्रिंसिपल के दरमियान जो क्लैशेस होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है। अगर उनको हम दूर करेंगे तो डेफिनेटली हम कामयाब हो जाएंगे। तो वो सारा जो मेरा सफ़र था जो 6 माह में मैंने तय किया एडमिशन ऑफिस से लेके प्रिंसिपल तक का, तो मैं तमाम अपने जो मेरे साथ अभी लोग अटैच हैं, ठीक है, उनको भी यही मेरी एडवाइस होती है कि मैं अगर 6 माह में प्रिंसिपल बन सकता हूँ, ठीक है, तो आप भी बन सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने सोचना ये है कि आपने बनना है। और क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ भी जो है लोग काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे थे, किसी को मैंने 1 साल बाद प्रिंसिपल बना दिया, किसी को 2 साल बाद बना दिया। कुछ ऐसे दोस्त भी मेरे साथ अटैच हैं जिनको 5 साल लग गए प्रिंसिपल बनते बनते। तो मैं अपने साथ जो भी न्यू लोग भी अटैच होते हैं उनको भी कहता हूँ कि मैं 6 माह में प्रिंसिपल बन सकता हूँ, तो आप भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सावधान है कि आपको कर्ज करनी है, और वो इसी बेस को फॉलो करते हुए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, ठीक है, न्यू ट्रेंड्स को, गैप्स को आइडेंटिफाई किया, गैप को आइडेंटिफाई करके जो है हमने नई चीज़ें लेके आए। हर गुजरते दिन के साथ, साल के साथ हमने चीज़ों को, नए लोगों को प्रोग्राम दिए, कंसेप्ट दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को बेस करते हुए हमने एक छोटे से इदारे से जो 2-3 कनाल से शुरू किया था हमने, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको 12-13 कैंपसेस पे ले गए हैं, और इन्फॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जब आपने शुरुआत की तो आपने बड़े पसमानदा इलाकों से शुरुआत की, उकाड़ा, कमालिया, आरिफ वाला। तो जब इन इलाकों में आपने शुरुआत की तो किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? अच्छा, जैसा कि मैं पहले बताया कि मैंने स्टार्ट आरिफ वाला से जो है जब लिया, तो जब मैंने वहाँ पे जो है ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन को 2013 में इंट्रोड्यूस करवाया, तो जो भी हमारी जो लोग थे वो इसको जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो ही समझते थे कि ये चीज़ जो है ना ये मुमकिन ही नहीं है कि कैसे आप जो है इस एजुकेशन को, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनका उस वक्त माइंडसेट था 2013 में कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है या हायर एजुकेशन जो है वो उसका मतलब ये है कि आपको फैसलाबाद, लाहौर, बड़े शहरों में 200-300 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद वहाँ पे जो आप एक हेक्टिक लाइफ जो है गुजारने के बाद जो तलीम हासिल करते हैं, उसका नाम यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। ये अगर आप अपने इलाके में, छोटे से शहर में जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन देंगे तो ये कैसे मुमकिन है? तो वो आप फैकल्टी कहाँ से लेके आएंगे? मुझे आज भी याद है कि 2013 में कोई 20 एमफिल लोग जो है और कोई 4-5 पीएचडी लोग हम जो है ना वो बड़े शहरों से जो है ना लाहौर से, फैसलाबाद से लेके आए थे। और हमने ये मैसेज दिया था उस वक्त कि जिन डॉक्टर से, पीएचडी डॉक्टर से आपने लाहौर पढ़ने जाना है, ठीक है, क्यों ना हम उन डॉक्टर्स को, पीएचडी को हम आरिफ वाला ले आएँ, ताकि वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपने वहाँ जाके लेनी है वही हम आपको आपके होम ग्राउंड पे जो है ना वो देंगे। हमने दी। तो दूसरा उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि क्योंकि जो हमारे पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे जो ट्रेंड है एजुकेशन का वो इतना नहीं था, और मेरी जो मेरा ख्वाब था कि वो अपनी बच्चियों को जो नहीं जा सकती बड़े शहरों में एजुकेशन हासिल करने के लिए, जो अफोर्डेबिलिटी की वजह से या दूसरे हमारे जो छोटे इलाकों के प्रॉब्लम्स हैं कि वो हम अपनी जो बच्चियों को नहीं भेजते बड़े शहरों में, ठीक है। वो लोग जो भेज देते हैं वो तो भेज देते हैं, जो रह जाते हैं, मेरा टारगेट था उन बच्चों को जो है ना उनके होम टाउन पे अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और जो नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाना। मुझे याद है कि जब मैंने वहाँ पे शुरुआत की, जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो एमए उर्दू करती हैं, एमए इस्लामियत और एमए जो है वो पंजाबी, वो भी घर बैठ के प्राइवेट दाखिला भेज के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी तलीम हासिल करती थी। उस वक्त मैंने उनको जो है ना एक नया कंसेप्ट दिया, एक नई सोच दी कि आप इधर घर बैठ के भी, ठीक है, आप अपने होम टाउन में भी, ठीक है, अच्छी एजुकेशन। मैंने कंप्यूटर साइंसेस इंट्रोड्यूस करवाया था, मुझे याद है कि BScs और MCS वगैरह का प्रोग्राम, और एमए इंग्लिश जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया।
तो वो ये कंसेप्ट था उस वक्त जो मैंने लोगों को जो है ना शऊर दिया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसकी बेसिस पे जो है मुझे याद है कि वो हमारा आरफ वाला जो था वो सराउंडिंग जो हमारा उसके सराउंडिंग एरिया जो थे, लाइक उसमें पाकपतन है या भावन नगर है, तो बच्चियाँ वहाँ से भी आते थे हमारे पास एजुकेशन लेने के लिए। तो वो एजुकेशन साफ ज़ाहिर है कि मतलब मेरा जो फिर टारगेट मैंने बनाया वो उसको फिर और एक्सपेंड किया कि अगर हमने जैसे आरफ वाला के लोगों को तो हमने एजुकेट कर दिया, उसमें हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवा दी, तो क्यों ना जो हमारे सराउंडिंग एरियाज़ हैं जिसमें मैंने बताया आपको भावन नगर है, हमारा कैंपस जो है मीचनाबाद है, ठीक है, फोटाबास है, ठीक है, या कमालिया है, या पीर महल है, या मियाँ चन्नू है, तो ये वो इलाके हैं कि जहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं था, या बहुत बड़े जो ग्रुप्स हैं हमारे वो हेजिटेट करते हैं इन छोटे इलाकों में जो है काम शुरू करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेंड है एजुकेशन का हमारे बच्चों का वो इतना नहीं है जितना बड़े शहरों में। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि वो ऑब्जेक्टिव यही था कि इन जो पसमानदा इलाके हैं उन लोगों को, उन बच्चों को जो है एजुकेशन देनी। बड़े शहरों में, बड़े जो सेंट्रल पंजाब है या बड़े हमारे रिचर सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो सारे एजुकेशन देते हैं, तो क्यों ना हमारे इन इलाकों में भी एजुकेशन दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद नो टाइम 6 to 7 ईयर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह को 10-12 से 15 शहरों में हम पहुँच चुके हैं। तो अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा यासिर भाई, बहुत सारे लोगों की अप्रोच ये है कि उन्होंने तालीम को कारोबार बनाया हुआ है, आपकी अप्रोच क्या है, आप क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना शुरू दिन से कोई फ़ोन शौकीन नहीं हूँ पैसे का, और ये लोग जो है ना मेरे साथ जो लोग अटैच हैं वो समझते हैं कि राणा साहब को जो है ना जो पैसे का कोई लालच नहीं है और ना ही जो है ना कोई नशा है। तो मेरा जो मकसद था जो इस एजुकेशन फील्ड में आने का, मैंने पहले ही बताया कि वो था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैंने PhD 2013 में मैं PhD डॉक्टर्स को लेके आता था आरफ वाला, जस्ट अपनी जो है ना एक सुकून के लिए कि मैंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है। और वो आप समझते हैं कि एक जो डॉक्टर है उसको जब आप लेके आते हैं किसी बड़े शहर से छोटे शहर में, तो उसको ट्रांसपोर्ट भी पे करना, उसको पर आर के हिसाब से जो बड़े शहरों पे होता है उस लेवल का पे करना, तो लोग जो है ना वो एक दफ़ा तो हैरान हो जाते थे कि कैसे जो है ना चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो मकसद जो है ना, मतलब अगर आपका मकसद ये हो कि आपने डिलीवर करना है और आपने बच्चों को कामयाब करना है, जो एक नॉलेज है, जो एक रिक्वायरमेंट है किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, अगर वो नॉलेज आपने डिलीवर कर दिया, ठीक है, तो आप जो है वो आपको ना तो खुद शर्मिंदगी होती है और ना ही साफ ज़ाहिर है कि आपका बच्चा जो है ना, और वो आप पे जो है ना क्वेश्चन मार्क जो है ना वो रेज़ करता है। तो मैं जो है मतलब मैं अक्सर बात जो है ना मुझे मेरे तमाम प्रिंसिपल्स को और जो भी मेरे साथ लोग अटैच होते हैं उनको मेरी क्लियर कट डायरेक्शन होती है कि फ़ीस ज़्यादा चार्ज नहीं करनी। ये कुछ लोग ना मतलब इस चीज़ से एग्री करते हैं, नहीं करते। आप यकीन करें कि मैं आरफ वाला में मेरी जो मैंने बताया कि 13 में मेरी, अगर आप मनापली कह लें, मनापली थी, ठीक है, और वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मैं ही लॉन्च कर रहा था, लेकिन जो है मेरा चीज़ पे ईमान है कि रसूल पाक का भी फरमान है कि मुनाफा ज़्यादा नहीं लेना। ये आप समझते हैं कि कोई भी चीज़ आप अगर प्रोडक्ट कम्युनिटी शेयर करते हैं तो उसमें एक लिमिट तक अपना मार्जिन रखें। तो इसी माइंडसेट को जो है ना लेते हुए कि मैं आज भी जो है ना वो लोग इस चीज़ को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं कि मैंने अपना जो प्रॉफिट था वो मैं हमेशा कहता था प्रिंसिपल से कि यार कि आम तौर पे एक हमारी जो कास्ट है किसी भी जो है लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, कोर्स के लिए, वो फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट में 18 से 20 हज़ार है, तो आप उसका बस 25,000 30,000 ले लें, ठीक है, ज़्यादा ना लें। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में जब हम बात करते हैं तो उसमें भी आमतौर पे जो कास्ट होती है कि वो मतलब मैं अक्सर देखता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़े शहरों में हैं वो एक सेमेस्टर की 60,000 70,000 1-1 लाख रुपए फ़ीस चार्ज करते थे। तो मैं जब आरफ वाला में था तो हम 20,000 से 25,000 रुपये फ़ीस में जो है ना बच्चों को पढ़ा रहे होते थे। तो बेसिकली जो हमारी कामयाबी है वो शायद ये कामयाबी भी है कि हमने अपना जो मकसद था वो पैसा लेना नहीं था, मकसद था कि अच्छी डिग्री करवाना मकसद था, और हमने वो जो बच्चों को एजुकेशन दी। और साथ साथ जो एक मेरी जो कामयाबी थी उसमें एक जो मैंने फैक्टर जो था वो ये भी ऐड किया कि हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह पाक के साथ जो है ना वो पार्टनरशिप करें। तो उस चीज़ को मैंने इस सेंस में जो है ना अपने साथ रिलेट किया कि वो बच्चे जो गरीब बच्चे होते थे, वो बच्चे जो जिनके वालिदैन नहीं थे या कुछ किसी भी सेंस में वो हमारे पास आते थे,
तो मैं अपने प्रिंसिपल्स को क्लियर डायरेक्शन होती थी कि ऐसे बच्चों को फ्री एडमिशन दें, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि ऐसे बच्चे को हमने, चाहे वो 4 साल प्रोग्राम हमारे पास आए हैं BS में, उनको भी विद नो पैनी हमने उनको फ्री एडमिशन दिया है। ठीक है, कि ये नहीं है कि इंटरमीडिएट में आपने फ्री दिया, हर लेवल पे हमने उनको कंपनसेट किया। तो क्योंकि मकसद था कि हमने इंसानियत के लिए काम करना है और कुछ कंट्रीब्यूशन करना है इस सोसाइटी के लिए, ताकि जो है लोग आपको याद रखें, और जो बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, वो डेफिनेटली जो है ना वो आपके लिए वही जो है ना सोर्स ऑफ प्रेयर्स भी हैं। तो एजुकेशन जो है वो कारोबार नहीं है, और मैं कहता हूँ कि अगर एजुकेशन को आप एज आ प्रोफेशन लेके चलें, एज आ जो है जो सर्व टू ह्यूमैनिटी लेके चलें, ये ज़्यादा बेहतर है। सर आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है, मुख्तसर इसका जवाब चाहूँगा कि लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मार्च से जो है, मिड मार्च से जो है इदारे बंद हैं, तो किस तरह आप कोप कर रहे हैं इस सिचुएशन से? लॉकडाउन जो है आप समझते हैं ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, और तमाम दुनिया जो है वो अभी इस कश्मकश में है कि किस तरीके से इस क्राइसिस से जो है ना निकलना है। और स्पेशली जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन जो सेक्टर है वो डिस्टर्ब हुआ है। सबसे पहले वो क्लोज भी एजुकेशन सेक्टर हुआ था, और सबके और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें ओपन हो रही हैं, और सबसे बाद में एजुकेशन सेक्टर ही है जो रीओपन भी होगा। तो इस क्राइसिस में जो है मतलब हम अपने लेवल पे तो ऑनलाइन क्लासेस को हमने जो है इंट्रोड्यूस करवाया, बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी जो है मतलब हम सोच रहे थे। क्योंकि जो हमारे वही बात है कि जो हमारे इलाकों के बच्चों के मसाइल हैं वो ऑनलाइन क्लासेस तो हमने प्रोवाइड कर दी, सॉफ्टवेयर भी दे दिया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वहाँ बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस के अलावा जो है बच्चों के पास जो है ना वो अगर इंटरनेट है तो टैब नहीं है, लैपटॉप नहीं है। तो उसको ओवरकम करने के लिए अभी हम जो है इस कमिंग वीक में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं, तो अगेन सर्व द ह्यूमैनिटी। हम अपने उन तमाम बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ फ्री टैब भी देना चाह रहे हैं और फ्री इंटरनेट की सर्विस भी देना चाह रहे हैं, ताकि इससे जो फिर एक गैप है कि गैप में अगर किसी बच्चे के पास इंटरनेट नहीं है तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। अगर किसी बच्चे के पास जो है ना उस हमारी जो ऐप है या LMS है उसको ओपन करने के लिए सोर्स नहीं है, तो उसको हम टैबलेट की शेप में इन बच्चों को फ्री टैब भी देंगे इंशाल्लाह। ये हमारा एक प्लान है इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी कि आपने टाइम निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन इस गुफ्तगू से ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।